नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग झारखंड पीजीटी दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो आज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 29 अगस्त 2023 का दोस्तों, उसके कुछ प्रश्नों को जानेंगे और उनसे रिलेटेड जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे दोस्तों, क्योंकि उन सभी चीज़ों से ही प्रश्न आने वाले एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि चाईबासा विधानसभा क्षेत्र झारखंड के किस जिले के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो ये जो चाईबासा विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, ये पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है और इस जिले के अंतर्गत चाईबासा, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर और मंझगांव, ये सभी विधानसभा क्षेत्र जो है दोस्तों, ये पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मिला जो कि डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो पिछले एग्जाम हुए थे उनसे तो थोड़ा अलग था। हालांकि झारखंड से ही रिलेटेड ये प्रश्न है दोस्तों। तो बाकी के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, जिन जिन जिलों में सिचुएटेड है, उन सभी को भी आप एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ से भी आपको देखने को प्रश्न मिल सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं जो कि अगला प्रश्न पूछा गया था। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपको छांटना था कि कौन कौन सा ये हार्डवेयर है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको जान लेते हैं कि हार्डवेयर एक्चुअली होता क्या है। तो हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल एंड विजिबल कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सच एज मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। जिसको दोस्तों हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोला जाता है। जैसे कि कीबोर्ड को हम लोग छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, प्रिंटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ये सभी चीज़ों को छू सकते हैं और इन्हीं चीज़ों को दोस्तों हार्डवेयर बोला जाता है, जो कि ये कंप्यूटर का एक मतलब ये सभी डिफरेंट पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जिनको हम लोग छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। अब बात आता है कि सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। तो दोस्तों, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों। और इन सभी का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, माई SQL हो गया, ये सभी चीज़ें हैं जो हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं और ये सभी चीज़ें जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आने वाला एग्जाम में हो सकता है सॉफ्टवेयर से भी प्रश्न पूछें, तो इन सभी का एग्जाम्पल आप एक बार ध्यान में इसको बढ़िया से देख के याद कर लें, ताकि आने वाला एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के रांची में स्थित पहाड़ी मंदिर की ऊंचाई समुद्री तल से कितनी है। और ये दोस्तों, ये मैंने 25 अगस्त का जो एनालिसिस किया हुआ था, उसमें मैंने रांची का पहाड़ी मंदिर को पूरे विस्तार से मैंने बताया हुआ था दोस्तों, जिसमें ये पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ था। तो जिन लोगों के द्वारा वो 25 अगस्त का जो एनालिसिस किया हुआ था वो देखा गया होगा, उन सभी के लिए ये प्रश्न तो चुटकियों में सॉल्व हो गया होगा दोस्तों। तो इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए समुद्र तल से, तो ये 300 फीट की ऊंचाई पे स्थित है, जो पहाड़ी मंदिर स्थित है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक बार जान लेते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जामों में हो सकता है कुछ और से प्रश्न पूछ ले दोस्तों। तो जो पहाड़ी मंदिर जो है दोस्तों, जो कि रांची में स्थित है, और यह जो मंदिर है ये टुंगरी पहाड़ी, जो कि इसका वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो रांची बुरु के नाम से मतलब इसको जाना जाता है, और ये रांची में दोस्तों ये स्थित है। और इसको 1905 ईस्वी के आसपास में इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर की स्थापना संभवतः ऐसा माना जाता है कि पालकोट के राजा द्वारा करवाया गया था दोस्तों। और इस पहाड़ी में दोस्तों शिव मंदिर के आसपास में नाग देवता की भी मंदिर यहाँ पर स्थापित की गई है, जो कि रांची के नगर देवता के नाम से मतलब उनको जाना जाता है दोस्तों। और ये प्रश्न भी पूछा गया था कि इस पहाड़ी मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा स्थापित है दोस्तों। तो ये शिव भगवान की प्रतिमा पहाड़ी मंदिर में स्थापित है, जो कि ये प्रश्न दोस्तों पहाड़ी मंदिर से 2 प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों। पहाड़ी मंदिर से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यह मंदिर में श्रावण माह में महाशिवरात्रि के दिन अत्यंत भीड़ यहाँ पर होता है। और प्रत्येक सोमवार को जो दोस्तों श्रद्धालु जो लोग होते हैं, जो शिवरात्रि मानते हैं, उन सभी के द्वारा 12 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्णरेखा नदी से जल लाकर इस मंदिर में चढ़ाया जाता है दोस्तों। और ऐसा यहाँ पर माना जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो दोस्तों अंग्रेज़ों के द्वारा इस पहाड़ कुंभ में मतलब यहाँ के जो आंदोलनकारी थे उन सभी को फांसी दिया जाता था इसी पहाड़ी में। इसीलिए दोस्तों इस पहाड़ी में दोस्तों प्रत्येक साल यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया जाता है दोस्तों। तो ये भी ध्यान में रखें, ये पहाड़ी मंदिर में यहाँ पर फहराया जाता है। और इस मंदिर की ऊंचाई अगर देखा जाए, इस पहाड़ की ऊंचाई देखा जाए, तो ये
300 फीट की ऊंचाई पे ये स्थित है। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनाई गई है दोस्तों, ये 468 सीढ़ियाँ इस पहाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। और ये पहाड़ी की अगर बात करें तो इसमें 4500 मिलियन वर्ष ये पूर्व पहाड़ी माना जाता है, जो कि हिमालय पर्वत से भी ये प्राचीन माना जाता है दोस्तों, जो कि प्रोटेरोजोइक काल का ये पहाड़ जो स्थित है रांची का ये पहाड़, जिसमें पहाड़ी मंदिर बनाया गया है दोस्तों। और इस पहाड़ का जो चट्टान है ये जिसका भौगोलिक नाम अगर देखा जाए तो ये गानेटिफेरस सिलेमेनाई सिस्ट इस चट्टान है, जिसे खोडालाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो दोस्तों जो पहाड़ी मंदिर से रिलेटेड हैं। होप आने वाले एग्जामों में आपको ये सभी पॉइंट हेल्पफुल रहे, यहाँ से प्रश्न बने दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है जो कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपको एक ऑप्शन छांटना था जो कि झारखंड के वो पहले राज्यपाल रह चुके थे, जिसमें से एक ऑप्शन था शायद सैयद सितबे रजी या फिर कुछ ये इस करके ऑप्शन था दोस्तों, मतलब सैयद सितबे रजी ही था जो एक ऑप्शन था, जो कि ये हमारे झारखंड के पूर्व राज्यपाल ये रह चुके हैं दोस्तों। और राज्यपाल से रिलेटेड ही दोस्तों पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि झारखंड का 10वां राज्यपाल कौन है दोस्तों। तो ये देखा जाए तो 2 प्रश्न राज्यपाल से यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है आने वाले एग्जामों में और भी प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, तो उन सभी चीज़ों को भी आज जान लेते हैं। जितने भी राज्यपाल हैं दोस्तों हमारे झारखंड के, उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो पहले राज्यपाल हमारे झारखंड के थे ये प्रभात कुमार जी थे, जो कि इनका पद ग्रहण हुआ था 15 नवंबर 2000 को, जब हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ था बिहार से। और इनके द्वारा ये रहे थे, ये टोटल मतलब 2 साल रहे थे। और 3 फरवरी 2002 को इनका मतलब ये राज्यपाल के पद से ये हट गए थे। और दूसरे मतलब जो बने थे इसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अतिरिक्त प्रभार कहने का मतलब कि ये पहले कोई और राज्य के राज्यपाल थे और उनको अतिरिक्त प्रभार झारखंड के राज्यपाल में इनको दिया गया। हालांकि इसको राज्यपाल के काउंट में नहीं करेंगे, जिसके कारण मतलब ये विनोद चंद्र पांडे जी को मतलब ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जो कि 160 दिनों तक ही इनके द्वारा ये किया गया था, राज्यपाल के पद में थे। और अगला है जो कि एस राम जोइस जी थे, अगला है वेद मारवाह जी, और अगले हैं सैयद सितपेरा जी, और अगले हैं शंकर नारायण जी। इन सभी का दोस्तों ये जितना दिन ये सब रहे हैं, जब ये सब थे राज्यपाल, उन सभी को भी आप एक बार बढ़िया से देख लें, वीडियो को पॉज करके इन सभी को आप एक बार देख लें और याद कर लें हो सके तो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। अगले हैं दोस्तों MOH फारूक, जो कि ये 2010 से 2011 तक थे। सैयद अहमद जो कि 2011 से 2015 तक थे। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी जो कि 2015 से 2021 तक थी, और यही अभी दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पे अभी ये आसीन हैं। अगले हैं जो कि रमेश बैस, जो कि 2021 से 2023 तक थे। और अगला है CP राधाकृष्णन जी, जो कि 2023 से लेके अभी तक ये हमारे झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं, जो कि यही दोस्तों हमारे झारखंड राज्य के 10वें राज्यपाल ये चुने गए हैं। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। जो लोग रेगुलर एनालिसिस देख रहे होंगे उन सभी के लिए ये सभी चीज़ें दोस्तों ये पहले भी मैंने बता दिया हूँ, लेकिन ये फिर से एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग का भी रिवीजन कंटिन्यूअसली होते रहे दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, झारखंड के बोकारो के किस भाषा को 2022 में जनजातीय भाषा के रूप में चयनित किया गया था दोस्तों। दोस्तों जब 2022 का टाइम जो चल रहा था उस टाइम काफ़ी भाषा आंदोलन किया गया था, क्योंकि जो बोकारो धनबाद इलाके में दोस्तों भोजपुरी और मगही को इम्प्लीमेंट किया गया था। हालांकि यहाँ का जो लोकल रीजनल लैंग्वेज जो है दोस्तों उसको छोड़ के भोजपुरी और मगही को डाला गया था स्थानीय भाषा के रूप में। उसी के विरोध में पूरे पूरा धनबाद बोकारो में पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुए थे। तो इस आंदोलन को देखते हुए सरकार के द्वारा कदम उठाया गया और उर्दू भाषा को दोस्तों यहाँ पर जनजातीय भाषा के रूप में चयनित किया गया दोस्तों। और यहाँ पर जो और भी हैं जैसे कि पलामू और गढ़वा में भोजपुरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया। हालांकि दोस्तों ये पलामू और जो गढ़वा है ये बिहार से सटे हुए ज़िले हैं, जिसके कारण वहाँ पर ये सभी भोजपुरी और जो मगही है इन भाषाओं को वहाँ पर देखने को मिलता है, वहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो ये अच्छी बात है कि इस इलाके में ये इम्प्लीमेंट किया गया। और ये जो बोकारो धनबाद में किया गया था वो गलत बात था, इसीलिए लोगों के द्वारा काफ़ी आंदोलन किए गए थे दोस्तों। और बाद में सरकार को इसमें कानून ये
एक्सेप्ट करना पड़ा और वो चेंज करना पड़ा दोस्तों। और मगही भाषा को देखा जाए तो ये चतरा और लातेहार ज़िले में इसको मतलब डाला गया है जनजातीय भाषा के रूप में दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आंदोलन चल रहे थे और ये करंट अफेयर से ये पूछा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं 2022 का ये करंट अफेयर है और ये 2023 का में एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों। तो लास्ट 1 ईयर तक आप करंट अफेयर्स देख लें, योजना हो गया, सरकार के द्वारा जितनी नीतियां लागू की गई है, उन सभी चीज़ों से दोस्तों आपको 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न जो है, ये सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से ये संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों जो दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई संथाल विद्रोह से ये संबंधित हैं और इन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया गया था संथाल विद्रोह, जब 1855 से 1856 के बीच ये चला था दोस्तों। तो ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि ये शायद पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 28 अगस्त, उसका ये प्रश्न है। हालांकि आज का भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक विद्रोह से प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो चलिए जानते हैं, और भी जितने भी झारखंड में विद्रोह हुए थे उन सभी विद्रोहों को जानना काफ़ी ज़रूरी। हालांकि ये मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने बता दिया हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से ये बता देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए दोस्तों, आने वाले एग्ज़ामों के लिए वो हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए जानते हैं, जो ढाल विद्रोह है दोस्तों, इसका संबंधित क्षेत्र देखा जाए तो ये ढालभूमि क्षेत्र में ये चला था, जो कि 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक ये चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता अगर देखा जाए दोस्तों, ये जगन्नाथ ढाल जी के द्वारा ये नेतृत्व प्रदान किया गया था दोस्तों। और इसका मेन कारण ये था दोस्तों, क्योंकि जगन्नाथ ढाल को राजा के पद से हटा के उसके स्थान पे नीमू ढाल को एक पपेट राजा के रूप में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। तो इसी के विरोध में जगन्नाथ ढाल जी के द्वारा और उनके जितने भी समर्थक थे उन लोगों के द्वारा दोस्तों विद्रोह किया गया अंग्रेजों के खिलाफ, और बाद में अंत में जगन्नाथ ढाल को ही राजा बनाया गया और कुछ टैक्स इसमें वसूले गए थे, जो कि अंग्रेजों के द्वारा वो मंथली वसूला जाता था। और इसके दमनकर्ता अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये लेफ्टिनेंट रूक और के मॉर्गन इसके दमनकर्ता थे। अगला विद्रोह है जो कि चुआड़ विद्रोह, ये सिंहभूम क्षेत्र में ये चला था, जो कि 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता अगर देखा जाए तो ये रघुनाथ महतो और श्याम गंजम जी के द्वारा चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और इसके दमनकर्ता जो थे, मतलब इस विद्रोह को दबाए थे, ये लेफ्टिनेंट गुडियार और मैक क्रॉफर्ड के द्वारा ये दबाया गया था। अगला विद्रोह है जो कि चेरो विद्रोह, ये पलामू क्षेत्र में ये चला था और ये 1770 से लेकर 1818 ईस्वी तक ये चला था, जो चेरो विद्रोह था दोस्तों। और इसका नेतृत्वकर्ता अगर देखा जाए तो ये चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था और दबाया गया था कैप्टन जैकब केमक के द्वारा ये दबाया गया था। अगला विद्रोह है जो कि भोक्ता विद्रोह, ये भी पलामू क्षेत्र में चला था, जो कि 1770 से लेकर 1771 के बीच चला था, जो कि जयनाथ सिंह के द्वारा ये नेतृत्व प्रदान किया गया था। अगला है घटवाल विद्रोह, जो कि रामगढ़ क्षेत्र में चला था 1772 से 1773 ईस्वी तक, और विभिन्न घटवाल सरदार के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था और इसको दमन किया था कैप्टन जैकब केमक के द्वारा। अगला है पहाड़िया विद्रोह, जो कि संथाल परगना क्षेत्र में चला था, जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। तमाड़ विद्रोह, जो कि रांची पंचायत वीरभूम क्षेत्र में ये चला था दोस्तों। तिलका विद्रोह, जिसको तिलका आंदोलन भी कहते हैं, ये भागलपुर क्षेत्र में चला था, जो कि इसके नेतृत्वकर्ता थे तिलका मांझी और इन्हीं के द्वारा क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद आयरकुट यहाँ के मतलब अंग्रेज अधिकारी बने थे दोस्तों और उनके द्वारा ये आंदोलन दबा दिया गया था और तिलका मांझी को फांसी पे मतलब चढ़ा दिया गया था। और भी विद्रोह हैं दोस्तों, जैसे कि कोल विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, और ये सभी दोस्तों काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी को आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर से ज़रूर खुद से पढ़ लें, क्योंकि खुद से पढ़ने से आपको ज़्यादा मेमोरी में वो बैठ जाएगा, याद रहेगा ज़्यादा देर तक दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के प्रति भेजें। दोस्तों इस चैनल में आपको झारखंड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हों उनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें दोस्तों जानने को मिलेगी और इसी तरह पूरे विस्तार में जानने को आपको इस चैनल में मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था ये था पंचवर्षीय योजना से, जो कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था। इसमें लक्ष्य दर कितना था ये पूछा गया था दोस्तों। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से लेकर 1979 के बीच ये चला था, इसमें लक्ष्य दर निर्धारित किया गया था 4.4% इसमें निर्धारित किया गया था, जबकि हासिल हुआ था 5%, मतलब इससे ज़्यादा हासिल हुआ था जो लक्ष्य दर इसमें हासिल किया गया था दोस्तों। तो पंचवर्षीय योजना से दोस्तों आपको
मैक्सिमम एग्ज़ाम में एक प्रश्न आपको देखने को ही मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले भी एनालिसिस किया हुआ है दोस्तों, उसमें मैक्सिमम देखने को मिला है एक प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा ही जा रहा है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं और भी जितने भी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। तो ये अगर पहली पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो ये 1951 से 1956 के बीच चला था, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रसिया से ये पंचवर्षीय योजना लाया गया था और इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था दोस्तों। और इसमें जो पहली पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र मतलब फोकस किया गया था कृषि, बिजली, सिंचाई, इन सभी क्षेत्रों में फोकस किया गया था। क्योंकि जब अंग्रेज इंडिया को छोड़ के गए थे उस टाइम काफ़ी दोस्तों इंडिया का हाल जो है पूरा बिगाड़ के गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसके कारण लोगों के पास खाने पीने की ये मतलब बेसिक चीज़ें जो दोस्तों होनी चाहिए वो नहीं थी। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि, बिजली, सिंचाई, इन सभी चीज़ों में ही फोकस किया गया था। और इसमें लक्ष्य दर रखा गया था 2.1%, जो कि ये हासिल हुआ 3.6%। इसमें हासिल हुआ मतलब ज़्यादा हासिल हुआ है इसमें जो पहली पंचवर्षीय योजना थी। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1956 से लेकर 1961 तक चला था और इसमें उद्योग पे फोकस किया गया था, मतलब इंडस्ट्री वगैरह स्टेबलाइज किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इसका लक्ष्य दर देखा जाए तो 4.5% था और इसमें हासिल हुआ था 4.2%, मतलब थोड़ा सा कम हासिल हुआ था। अगला है जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना है, 1961 से लेकर 1966 तक चला था, जो कि ये भी खाद्य और उद्योग के बीच फोकस किया गया था। ये सभी चीज़ें जो लक्ष्य दर इसमें 5.6 था, जो कि इसमें काफ़ी कम हासिल हुआ था, 2.8% हासिल हुआ था। जो चौथी था दोस्तों ये 1969 से लेके 1974 तक था और ये भी कृषि पे बेस्ड था। पांचवी योजना जो कि 1974 से लेके 1979 तक था, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ये बेस्ड था, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था दोस्तों। छठी की बात करें तो ये 1980 से लेकर 1985 तक था, इसमें भी कृषि उद्योग पे फोकस किया गया था। सातवीं दोस्तों 1985 से लेकर 1990 जो कि ऊर्जा खाद्य पे फोकस किया गया था। और ये दोनों दोस्तों जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था और उसमें भी मैंने ये एनालिसिस किया हुआ था दोस्तों। अगला है जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कि 2012 से लेकर 2017 के बीच चलना था, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा ये सभी पंचवर्षीय योजना को हटा दिया गया और उनके जगह पे नीति आयोग को लाया गया, जो कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्थापित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं जो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है दोस्तों। इन सभी को जितना आप याद रखें उतना आपको बेनिफिट होगा झारखंड के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों। तो चलिए जानते हैं अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। KVK का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला है जो दोस्तों जो कि मैथ ट्रिगोनोमेट्री से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो इसमें अगर किसी को फॉर्मूला अगर याद होगा तो वो डायरेक्ट प्रश्न जो है दोस्तों वो सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए जान लेते हैं कुछ कुछ इसके फॉर्मूले होते हैं उन सभी चीज़ों को दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूला ही जानना काफ़ी ज़रूरी है। जो इतने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं PGT के उसमें मैक्सिमम मतलब इजी प्रश्न देखने को मिल रहा है। मैथ से हो गया, रीजनिंग में हो गया, ये ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, इन सभी से ही प्रश्न देखने को मिल रहा है। और अगर हिंदी में देखा जाए दोस्तों पहले तो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते थे, अब धीरे धीरे कम कर दिया गया है JSSC के द्वारा। और इसमें समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, इन सभी से ही प्रश्न देखने को मिल रहा है और गंधांश भी 1-2 देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूले दोस्तों। अगर क्वेश्चन आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला देखा जाए तो tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा sin थीटा होता है। अगला देखते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी अगर देखा जाए तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। और अगर पाइथागोरियन आइडेंटिटी देखा जाए तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों फॉर्मूला जो है इन सभी को आप 1-2 बार पढ़ ले, याद कर ले, आने वाला एग्जाम में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को आप एक बार पॉज करके ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़ें, या तो फिर आपको ये इसकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी दोस्तों। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, ये पूछा गया था हिस्ट्री से रिलेटेड। ये प्रश्न था कि महाजनपद काल में दिए जाने वाले कर, मतलब जो टैक्स जो लिए जाते थे उसको क्या कहा जाता था दोस्तों महाजनपद काल में। तो जो जो टैक्स लिए जाते थे दोस्तों, उसमें बलि कर था, भाग था और एक कर था। ये टोटल 3, मतलब ये सभी कर जो है, टैक्स जो है, महाजनपद काल में लिए जाते थे दोस्तों विभिन्न विभिन्न शासकों के द्वारा। जितने भी हमारे देश में टोटल 16 महाजनपद थे दोस्तों, जिन लोगों के द्वारा ये सभी चीज़ें किया जाता था। अब इसमें दोस्तों जो प्रमुख अधिकारी इसमें नियुक्त किए जाते थे, जैसे कि बल साधक, जिसका काम रहता था बलि ग्रहण करने वाला, और सौलैकिक जो था ये शुल्क वसूल करने वाला, मतलब जो टैक्स वसूल करता था उसको सौलकिक कहा जाता था। अगला जो अधिकारी है जिसको बोला जाता था रज्जु ग्राहक, जो कि भूमि मापने वाला ये अधिकारी होता था महाजनपद काल में दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को भी आप जरूर से ज़रूर याद कर लें, क्योंकि आने वाला एग्जाम में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं जितने भी 16 महाजनपद हमारे भारत में थे उन सभी को भी जान लेते हैं दोस्तों। मेनली इसमें आपको देखने को मिलेगा जो जनपद है उसकी राजधानी क्या थी, वही मेनली वो देखने को मिल सकता था, और उसका राज, मतलब जो राजा था उस टाइम का, वो पूछ सकता है इससे रिलेटेड। चलिए जानते हैं जो अवंती जो था, इसकी राजधानी अगर देखा जाए तो ये उज्जैनी या फिर महिष्मती, ये अवंती की राजधानी था। और अगर अभी के टाइम में देखा जाए तो ये मालवा का प्रदेश था अभी ये, मतलब मालवा इलाके को ही उज्जैनी और महिष्मती कहा जाता था। अगला जो जनपद है जिसका नाम है अस्मक या फिर अस्सक, जो कि इसकी राजधानी अगर देखा जाए दोस्तों पाटन के इलाके में ये था दोस्तों। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो कि नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में ये अवस्थित प्रदेश था, जिसका नाम है अस्सक या फिर अस्मक इसको बोला जाता है। अगला है जो कि अंग, जो कि वर्तमान में बिहार के मुंगेर के भागलपुर इलाके में, मतलब ज़िले को ये कहा जाता है, और इसकी राजधानी चंपा थी दोस्तों, अंग की राजधानी। अगला है जो कम्बोज, जो कि पाकिस्तान के हजारा जिला के इलाके में वो पहले हुआ करता था दोस्तों। नेक्स्ट है काशी, जो कि जिसकी राजधानी वाराणसी थी, और वर्तमान में वाराणसी वो आसपास के क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जो पहले काशी हुआ करती थी, जो कि एक महाजनपद हुआ करता था दोस्तों। नेक्स्ट है कुरु, जिसकी राजधानी अगर आधुनिक देखा जाए, अभी के टाइम में देखा जाए तो ये दिल्ली था, और पहले के टाइम पे देखा जाए तो इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। अगला है कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट है चेदी, जो कि वर्तमान में बुंदेलखंड इलाके को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है गांधार, जो कि दोस्तों पाकिस्तान के पश्चिमी तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र को ये कहा जाता है दोस्तों। वजी या फिर जिसको वृजी बोला जाता है, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अगला है वतसी या फिर वंश, जो कि अभी के टाइम पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तथा मिर्ज़ापुर ज़िले को ये अभी के टाइम पे कहा जाता है दोस्तों। अगला है पंचाल, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी अगर देखा जाए तो आहिच्छत्र जो थी पंचाल की राजधानी। अगला है बिहार, जो कि दक्षिण बिहार, मगध, जो कि दक्षिण बिहार में ये अवस्थित है। मत्स्य या फिर मत्स्य, जो कि राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर जिले को क्षेत्र को शामिल किया जाता है दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों जो हमारे देश के पहले, मतलब जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उन सभी से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे दोस्तों, उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर एक दो बार पढ़ लें, आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, जो कि ये हुंड्रू जलप्रपात से ये प्रश्न था, जो कि पूछा गया था कि ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये रांची में ये स्थित है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पे ये बनता है, और इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो ये 98 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी, मतलब सबसे ऊंची जलप्रपात ये हुंड्रू जलप्रपात है दोस्तों। और ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये 28 अगस्त का प्रश्न है, हालांकि इसमें ऐड कर दिया, जो कि मैंने 28 अगस्त में उसमें मैं ये नहीं ऐड किया हुआ था, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया कि हुंड्रू जलप्रपात से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया था। एक और प्रश्न पूछा गया था, जो कि टूसू पर्व से ये संबंधित प्रश्न था जो पूछा गया था, हालांकि एग्जैक्ट प्रश्न नहीं प्राप्त हुआ था, जिसके कारण इससे रिलेटेड भी आज हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। टूसू पर्व को हमारे झारखंड में किस प्रकार मनाया जाता है, उसका महत्व क्या है, उन सभी चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। तो जो टूसू पर्व है दोस्तों, ये मकर संक्रांति के दिन ये मनाया जाता है, जो कि ऐसा, मतलब ये महिलाओं के द्वारा, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उन सभी के द्वारा ये पर्व मेनली मनाया जाता है।
और यह जो पर्व है ये पंच परगना क्षेत्र की कृषि से संबंधित पर्व सबसे बड़ा पर्व है दोस्तों। और इस पर्व में देखा जाए तो कृषकों के लिए देवी तुल्य माना जाता है तथा इसकी तुलना माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी से की जाती है। और यह जो पर्व है ये सूर्य पूजा से संबंधित त्यौहार है तथा मकर संक्रांति के दिन ये मनाया जाता है। और धान कटने के बाद ये पर्व दोस्तों ये प्रारंभ होता है, जो कि इसके बाद दोस्तों धान काटने के बाद डीनी लाकर पहले पोष को टूसू की स्थापित की जाती है लड़कियों के द्वारा। उसके बाद उसमें जो है मतलब कुछ दिनों तक इसकी पूजा की जाती है, जिसमें देवी टुसुमणि की प्रतिदिन गेंदा फूल से कुंवारी कन्याओं द्वारा पूजा की जाती है। और इस पर्व के दौरान 15 दिनों तक विशेष प्रकार के पकवान बनाया जाता है तथा इसे रिश्तेदारों के घर पहुंचाया जाता है दोस्तों। और इस प्रथा को बोला जाता है कुट्टूमारी प्रथा कहा जाता है दोस्तों, जो कि 15 दिनों तक ये पकवान बनाकर अपने मतलब रिश्तेदारों के बीच में बांटना खाना, ये सभी चीज़ों को कुट्टूमारी कहा जाता है, जो कि टूसू पर्व से रिलेटेड है। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको बन सकते हैं दोस्तों। और यह जो पर्व है ये टूसू नाम की कन्या की स्मृति में ये मनाया जाता है दोस्तों। और देखा जाए तो इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेला का भी आयोजन किया जाता है। और इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस की का एक फ्रेम सजाया जाता है तथा उसके आसपास मतलब जो भी आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में जो प्रवाहित नदियां होती हैं दोस्तों, उसको मतलब ये पर्व ख़त्म होने के बाद इसको भेंट कर दिया जाता है, मतलब उसको विसर्जित कर दिया जाता है दोस्तों। और इस पर्व के दौरान अगर देखा जाए तो तिल का एक विशेष पीठा भी बनाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब खाने में लगता है। तो ये सभी चीज़ें जो दोस्तों जो टूसू पर्व से रिलेटेड हैं। हालांकि झारखंड के जितने भी पर्व त्यौहार है दोस्तों उनसे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है आने वाले एग्ज़ामों के लिए दोस्तों। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो चाहो तो आप देख लो। तो दोस्तों इस चैनल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगी, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आपको वीकली करंट अफेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लैब असिस्टेंट और पीजीटी का दोस्तों पहले ही ऑलरेडी 10 मॉडल सेट करवाए गए हैं। जिन लोगों के द्वारा ये देखा गया होगा दोस्तों उन सभी के लिए पेपर 1 का एग्ज़ाम तो वो ईजिली वो क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर झारखंड जीके जीएस के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट सुझाव जो भी हो आप दे सकते हैं। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे दोस्तों। और जिन सभी को इसकी PDF की ज़रूरत हो, जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उन सभी की PDF की ज़रूरत हो दोस्तों, वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी दोस्तों रीड करने के लिए। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लिए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें, पढ़ते रहें।